नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय दौरे की। ये पहला मौका है जब 37 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री जॉर्डन का दौरा कर रहा है। इसके बाद बात करेंगे बिहार की महिला रोजगार योजना की, जो महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब विवाद का कारण बन गई है। वहीं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में लियोनेल मेसी की मौजूदगी के दौरान उस समय माहौल बदल गया, जब दर्शकों ने किसी खिलाड़ी के बजाय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आगे बात होगी उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक दिल दहला देने वाली खबर की, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के घने कोहरे ने भीषण तबाही मचा दी और अंत में भारत के कुछ सामानों पर ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का क्या असर हुआ, इन सब पर चर्चा से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मैक्सिको में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान छत से टकराया जेट, 7 की मौत, इलाके में अफरा तफरी। जॉर्डन दौरे पर पीएम मोदी ने की किंग अब्दुल्ला के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। दोनों देशों के बीच हुए 5 अहम समझौते। इथियोपिया रवाना हुए पीएम। आईपीएल के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा, चेन्नई ने 28 करोड़ 40 लाख में खरीदा। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे में टकराए कई वाहन, 6 बसों सहित 7 वाहनों में लगी आग। हादसे में 13 की मौत, 25 घायल। सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान। मेसी इवेंट में हंगामे के बाद बंगाल के खेल मंत्री अरूप विश्वास ने दिया इस्तीफा। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच जी राम जी बिल पेश, कांग्रेस बोली ग्राम पंचायतों का अधिकार छीन रही सरकार। चलते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर जॉर्डन पहुंचे। 37 साल बाद किसी भारतीय पीएम का ये पहला दौरा है। अम्मान में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री जाफर हसन ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंध, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंशियल पैलेस में डेलीगेशन लेवल टॉक्स में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर जॉर्डन में हैं। यह पहला मौका है जब 37 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री जॉर्डन का दौरा कर रहा है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री जाफर हसन ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अभिनंदन किया। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंध, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। पीएम मोदी ने आज प्रेसिडेंशियल पैलेस में डेलीगेशन लेवल टॉक में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। अब हम आपको डेलीगेशन लेवल टॉक में पीएम मोदी की बातचीत दिखाते हैं कि उन्होंने डेलीगेशन टॉक में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के सामने क्या कुछ कहा। योर मैजेस्टी, मेरे और मेरे डेलीगेशन के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने भारत और जॉर्डन के संबंधों को नए पायदान पर ले जाने के लिए बहुत ही सकारात्मक विचार रखे। मैं आपकी मित्रता और भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। यह मील का पत्थर हमें आने वाले कई वर्षों तक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बैठक से हमारे संबंधों में गति और गहराई एक नया रूप धारण करेगी। हम ट्रेड, फर्टिलाइजर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रा और पीपल टू पीपल टाइज जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाएंगे। योर मैजेस्टी, वैश्विक स्तर पर भी हम करीबी संपर्क में रहे हैं। गाजा पर शुरुआत से ही आपकी बहुत सक्रिय और सकारात्मक भूमिका रही है। हम सभी की आशा है कि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। आतंकवाद के विरुद्ध हमारा साझा और स्पष्ट रुख है। आपके नेतृत्व में जॉर्डन ने आतंकवाद, उग्रवाद और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ पूरी मानवता को
एक सशक्त और रणनीतिक संदेश दिए हैं। रिस्ट्रिक्टेड बैठक के दौरान हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग को और मजबूती देने पर चर्चा की। 2018 में आपकी भारत यात्रा के समय हमने इस्लामिक हेरिटेज पर एक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। मुझे याद है कि हमारी पहली मुलाकात भी 2015 में यूएन के साइडलाइन पर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने पर केंद्रित एक इवेंट पर हुई थी। आपने तब भी इस विषय पर इंस्पिरेशनल रिमार्क दिए थे। मॉडरेशन को बढ़ावा देने के लिए आपके प्रयास क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इस दिशा में मिलकर ठोस रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। हम आपसी सहयोग के अन्य सभी आयामों को और सशक्त बनाएंगे। एक बार फिर आपके आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपका और जॉर्डन के लोगों का हृदय से। बिहार की महिला रोजगार योजना जीविका, जो महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, अब विवादों में घिर गई है। योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे जाने थे, लेकिन ये राशि गलती से पुरुषों के खातों में ट्रांसफर हो गई है। विपक्षी दल आरजेडी ने इसे गंभीर चूक बताते हुए एनडीए सरकार पर चुनावी जल्दबाजी का आरोप लगाया। आरजेडी का कहना है कि कई लोग पैसा खर्च कर चुके हैं, जिससे अब राशि की वसूली मुश्किल हो गई है और योजना के उद्देश्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोचिए, एक योजना जो महिलाओं के लिए शुरू की गई थी, उनका हक पाने का जरिया बननी थी, वही योजना अब विवाद की वजह बन गई। बात हो रही है बिहार की महिला रोजगार योजना यानी जीविका की, जिसमें महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे जाने थे, लेकिन अब सामने आया है कि ये राशि गलती से पुरुषों के खातों में चली गई। विपक्षी दल आरजेडी ने इस मामले को गंभीरता से उठाया है। उनका आरोप है कि चुनाव जीतने की जल्दबाजी में एनडीए नेताओं और अधिकारियों ने इतनी हड़बड़ी की है कि बड़ी गड़बड़ी हो गई। आरजेडी ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर हुई ये गलती ये दर्शाती है कि चुनाव और सत्ता की जल्दबाजी में योजनाओं के मूल उद्देश्य तक ध्यान नहीं दिया गया। उनका कहना है कि अब पुरुषों को लौटाने के लिए पत्र भेजे जा रहे हैं, लेकिन कई लोगों ने ये पैसा पहले ही खर्च कर दिया, जिससे इसे वापस पाना मुश्किल हो गया। जानकारी के मुताबिक तकनीकी कारणों से कुछ पुरुष दिव्यांग सदस्यों के खाते में महिलाओं की राशि चली गई। इस पर जीविका के बीपीएम देवदत्त ने तुरंत कार्यवाही की और सभी 15 संबंधित खाता धारकों को पत्र भेजकर राशि वापस करने को कहा। कुछ लोगों ने पैसा लौटाया है, जबकि बाकी के लिए प्रक्रिया अभी भी जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस घटना से ये साफ होता है कि योजनाओं की डिजिटल प्रक्रियाओं और तकनीकी व्यवस्थाओं में छोटी छोटी खामियां भी बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। और इसके साथ ही ये सवाल उठता है कि अगर चुनाव और सत्ता की जल्दी में योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ी हो सकती है, तो नागरिकों का भरोसा कैसे बनता है। तो कुल मिलाकर बिहार की महिला रोजगार योजना, ये विवाद सिर्फ पैसे की गड़बड़ी तक सीमित नहीं है। ये चुनावी राजनीति, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और योजनाओं के सही क्रियान्वयन के महत्व की ओर ध्यान खींचता है। इस मामले ने साबित कर दिया है कि योजनाओं के सही लाभार्थी तक राशि पहुंचाना कितना जरूरी है और कैसे छोटी छोटी गलतियां बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। वहीं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी की मौजूदगी के बीच उस समय माहौल बदल गया, जब दर्शकों ने खिलाड़ियों के बजाय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री के प्रवेश करते ही AQI और प्रदूषण को लेकर नारे गूंजे, जिससे राजधानी की खराब हवा को लेकर जनता का आक्रोश सामने आया। और क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में उस वक्त अजीब नजारा देखने को मिला, जब फुटबॉल के सुपरस्टार लियोनेल मेसी की मौजूदगी के बीच भीड़ के नारे किसी खिलाड़ी के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए गूंजने लगे। स्टेडियम में माहौल मेसी के स्वागत का था, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एंट्री ली, दर्शकों ने AQI और प्रदूषण को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। राजधानी की दम घोटू हवा का गुस्सा सीधे स्टेडियम के भीतर सुनाई दिया। दिल्ली की हवा इन दिनों सांस लेना तक मुश्किल बना रही है। इस बीच यह घटनाक्रम राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया। आम आदमी पार्टी ने इस मौके को लेकर केंद्र और दिल्ली की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया दिल्ली के प्रदूषण पर सवाल उठा रही है, तब सरकार की चुप्पी देश के लिए शर्मनाक है।
पार्टी का आरोप है कि दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से बने हालात अब आपातकाल जैसे हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले ही साफ कर चुकी हैं कि उनकी सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उनका कहना है कि वायु प्रदूषण कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि दशकों से चली आ रही चुनौती है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाया कि बीते वर्षों में इस दिशा में ठोस काम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से रुके कामों को सुधारने में समय लगता है और सरकार को परिणाम दिखाने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। सोमवार सुबह राजधानी की स्थिति बेहद गंभीर रही। आसमान धुंध से ढका रहा और विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। सुबह AQI करीब 498 दर्ज किया गया, जो शाम तक घटकर 427 पर आया। लेकिन हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के लगभग सभी निगरानी केंद्रों पर हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही। वजीरपुर जैसे इलाकों में हालात सबसे खराब दर्ज किए गए। इसके अलावा दिल्ली और सबसे ज़्यादा प्रभावित NCR जिलों में 6ठी से 9वीं और 11वीं कक्षा तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराने के निर्देश दिए गए हैं। छात्र चाहें तो ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं ले सकते हैं। वहीं 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं की कक्षाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली NCR में ग्रेव 4 लागू कर दिया गया है, जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का सबसे सख्त चरण है। इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। हालांकि CNG, LNG, इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल ट्रकों को छूट दी गई है। राजधानी में हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर और भी कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क। और मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। प्रशासन ने 13 मौतों की पुष्टि की है, जिनमें अब तक 3 मृतकों की पहचान हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। बड़ी खबर मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे हादसे को लेकर सामने आ रही है। इस दर्दनाक हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। प्रशासन ने अब तक 13 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की है, जबकि 3 मृतकों की पहचान भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है। यह भीषण हादसा मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे के माइल स्टोन संख्या 125 के पास हुआ। मंगलवार सुबह आगरा से नोएडा की ओर जा रही लेन में घना कोहरा छाया हुआ था। दृश्यता लगभग शून्य थी। इसी दौरान तेज रफ्तार में चल रहे कई वाहन एक दूसरे से टकरा गए। देखते ही देखते हादसा इतना बड़ा हो गया कि 7 बसों और 2 कारों में भीषण आग लग गई। टक्कर के बाद आग लगते ही बसों में अफरा तफरी मच गई। यात्री चीख पुकार करने लगे। कई लोगों ने जान बचाने के लिए बसों की खिड़कियों से भी छलांग लगा दी, लेकिन जो अंदर फंसे रह गए फिर वे बाहर नहीं निकल सके। आग की चपेट में आकर 13 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। DM CP सिंह ने बताया कि अब तक 3 मृतकों की पहचान हो चुकी है। इनमें प्रयागराज निवासी अखिलेंद्र प्रताप, आजमगढ़ के रामपाल और सुल्तान सिंह शामिल हैं। अखिलेंद्र प्रताप उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के निजी सचिव के रूप में भी कार्यरत थे। बाकी मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की करीब 1 दर्जन गाड़ियां पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। राहत और बचाव कार्य के दौरान घायलों को निकालकर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। 20 से ज्यादा एम्बुलेंस के जरिए घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद आगरा से नोएडा जाने वाली यमुना एक्सप्रेस वे की लेन पूरी तरह से बंद कर दी गई। क्षतिग्रस्त और जले हुए वाहनों को हटाने का काम जारी है। इस हादसे की तस्वीरें बेहद भयावह हैं, जो पूरे देश को झकझोर देने वाली हैं। प्रशासन ने हादसे की जांच ADM प्रशासन को सौंप दी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। घने कोहरे और तेज रफ्तार को इस हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे का यह हादसा कई परिवारों के लिए कभी न भूलने वाला दर्द छोड़ गया है। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले कुछ सामानों पर 50% तक का टैरिफ लगाया था, जिससे शुरुआत में निर्यात पर भारी असर का डर था। लेकिन अगर बात करें सरकारी आंकड़ों की, तो नवंबर 2025 तक भारत का निर्यात बढ़ा और व्यापार घाटा घटा। टैरिफ के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने ताकत दिखाई और मोदी सरकार के लिए एक सकारात्मक संकेत है। आइए विस्तार से समझते हैं इस रिपोर्ट में।
ट्रंप का 50% टैरिफ भारत के लिए कितना बड़ा झटका होगा, यही परेशान करता रहा है भारत को। लेकिन मजेदार बात यह है कि जो शुरुआत में डराने वाला लग रहा था, वही अब भारत के लिए अच्छी खबर बन गया है। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले कुछ सामानों पर 50% का टैरिफ लगा दिया था। इसका मतलब भारत के सामान अमेरिका में महंगे हो गए और पहले लगा कि इसका असर निर्यात पर भारी पड़ेगा। टेक्सटाइल, ज्वेलरीज, इंजीनियरिंग का सामान, हर सेक्टर में चिंता थी। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। नवंबर 2025 तक आते आते भारत का निर्यात बढ़ गया, आयात कम हुआ और ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा घटकर 24.53 अरब डॉलर रह गया, जो पिछले साल के 31.93 अरब डॉलर से कम है। मतलब साफ है, टैरिफ के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है। मोदी सरकार के लिए यह निश्चित रूप से अच्छी खबर है, यानी ट्रंप का टैरिफ ट्रिक का पूरा असर नहीं दिखा और हमारी एक्सपोर्ट सेक्टर की ताकत भी सामने आई है। टैरिफ ने डराया, लेकिन भारत ने जवाब दिया। निर्यात बढ़ा, व्यापार घाटा घटा और ये साबित हुआ कि सही नीति, मेहनत और दृढ़ता से हर संकट को अवसर में बदला जा सकता है। यानी सिर्फ आंकड़े नहीं, ये हमारी क्षमता का सबूत है और यही वजह है कि दुनिया अब भारत की ताकत को देख रही है। तो आज हमारे इस बुलेटिन अपडेट में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।